Good morning students, welcome in today's session of business studies class. In this session we are going to discuss the process and importance of delegation. Very first we are going to discuss the process of delegation of authority. First step in the process is assigning responsibility. Well students, हम सभी ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, जो टॉप लेवल होता है या जो मैनेजर्स होते हैं, वो सारे के सारे वर्क को, होल एक्टिविटी को, होल जॉब को खुद परफॉर्म नहीं कर सकते। सभी एक्टिविटीज़ को वो खुद परफॉर्म नहीं कर सकते। उन्हें अपनी होल जॉब को परफॉर्म करने के लिए कुछ हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत होती है, यानी कि वो सारा काम खुद नहीं करते, वो अपनी टोटल एक्टिविटी को, होल जॉब को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन स्मॉल पार्ट्स को एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को डिवाइड कर देते हैं। और जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक्टिविटीज़ को डिवाइड करके दे रहे हैं, वो डिवीज़न जो होता है वो होता है एक्टिविटीज़ को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, वो डिवीज़न का एक बेस बनाया जाता है। वो बेस क्या होता है? स्पेशलाइजेशन होता है उसका। उसके लिए हम ये देखते हैं कि कौन पर्सन पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में बहुत एक्सपर्ट है, कौन उस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, किस एम्प्लॉय का किस एक्टिविटी को करने में अच्छे से इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या किया जाता है? डिवीज़न ऑफ वर्क किया जाता है। अब जब हमारे जो मैनेजर्स हैं वो डिवीज़न ऑफ वर्क कर रहे हैं, डिवीज़न ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, होल जॉब को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? जो क्रूशियल एरियाज़ हैं, की एरियाज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अपने पास रखते हैं और रूटीन वर्क की एक्टिविटीज़ को अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या कर देते हैं? हैंड ओवर कर देते हैं। तो वही क्या है? असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को, असाइन टास्क को किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हैंड ओवर कर रहे हो। इट इज़ कॉल्ड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जांपल लेते हैं कि एक फाइनेंस मैनेजर है। फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस से रिलेटेड काम को अपने पास रखता है और उसकी अकाउंटिंग को, उसके डाटा कलेक्शन को, रिकॉर्ड कीपिंग को, ठीक है, वो दूसरे अपने सबॉर्डिनेट्स को हैंड ओवर कर देता है। The second step is granting authority. It means delegating authority to fulfilling responsibility. जब आपने किसी को कोई टास्क असाइन कर दिया है तो उस टास्क को करने से रिलेटेड आपको क्या देनी पड़ती है? उसे कुछ अथॉरिटी देनी पड़ती है, यानी कि आप एक अपने अंडर काम करने वाले सबॉर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी ग्रांट करोगे। क्यों ग्रांट करोगे? क्योंकि आप ये चाहते हो कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, वर्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कंप्लीट करवाना चाहते हो तो आपको क्या देनी पड़ेगी? अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी देनी पड़ेगी। और अगर आपने अथॉरिटी नहीं दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या हो जाएगी? मीनिंगलेस हो जाएगी। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आप अपने परचेज मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्शन के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए कि आपने वो सारा प्रोडक्शन मैनेजर को जो है वो अवेलेबल करवाना है, उसको सप्लाई करना है आपने। तो आप उसको क्या दोगे? रिलेटेड अथॉरिटी भी दोगे कि आप कितने अमाउंट तक का रॉ मटेरियल जनरल मैनेजर, सीईओ की परमिशन के बिना परचेज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए कि एक कंपनी का एक परचेज मैनेजर है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर टाइम टू टाइम अपनी डिमांड जो है, डिमांड ऑर्डर्स जो है वो किसे देता रहता है? परचेज मैनेजर को देता रहता है और परचेज मैनेजर उसे रॉ मटेरियल परचेज करके देता है। अब परचेज मैनेजर को अगर अथॉरिटी गिवन होगी कि आप 5 लाख रुपीज़ तक का, 10 लाख रुपीज़ तक का, 50,000 रुपीज़ तक का या 5 लाख रुपीज़ या 50 लाख रुपीज़ तक का रॉ मटेरियल आप परचेज कर सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ सीईओ, तो वो क्या करेगा? सीईओ की परमिशन के बिना, ठीक है, जल्दी से रॉ मटेरियल परचेज करेगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेगा। The last step is fixing accountability. Accountability means justification demanded by the superior for the work performance. ठीक है, जो भी काम आपको हैंड ओवर किया गया है, जो भी एक्टिविटी आपको हैंड ओवर की गई है, उस एक्टिविटी से रिलेटेड
आपसे जस्टिफिकेशन मांगा जा सकता है, आपसे आंसर्स मांगे जा सकते हैं, ठीक है। कौन मांगेगा ये आंसर्स आपसे? आपके सीनियर्स, आपके सुपीरियर्स, कि काम टाइमली कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, काम इफेक्टिवनेस से क्यों नहीं हुआ, काम एफिशिएंसी से क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अगर काम बहुत अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, सक्सेसफुली वर्क परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है, तो एप्रिसिएशन भी किसको मिलेगा? एम्प्लॉयज को ही मिलेगा, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है वो गिवन की गई थी, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन की अकाउंटेबिलिटी सेट कर देते हैं कि ये पर्सन इस एक्टिविटी के लिए अकाउंटेबल रहेगा, आंसरेबल रहेगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हमने 3 स्टेप्स कवर किए यहाँ पर। वेरी फर्स्ट, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक्टिविटी असाइंड करते हैं, देन हम उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को रिलेटेड पावर्स देते हैं, और देन हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं कि आपको एक्टिविटी भी दे दी गई है, आपको उससे रिलेटेड पावर भी दे दी गई हैं, अब आपको सक्सेसफुली इसको परफॉर्म करना है। कहीं आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप अपने सीनियर से क्लियर करोगे, और वर्क की जो परफॉर्मेंस है वो क्या आनी चाहिए? 100% आनी चाहिए। उसके लिए हम एक पर्सन को अकाउंटेबल करते हैं, उसके लिए सेट किया जाता है कि कौन पर्सन इस होल वर्क के लिए अकाउंटेबल होगा, कौन आंसरेबल होगा। The next topic is importance of delegation of authority. Very first is effective management. बच्चे, जब हम delegation of authority कर रहे हैं तो हम अपने रूटीन वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन्हें स्पेशलिस्ट को, अपने सबऑर्डिनेट्स को हैंड ओवर कर देते हैं। अब ऐसा जब हो जाता है तो हमारे सभी स्पेशलिस्ट, सभी एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम करते हैं, और जो हमारा टॉप लेवल होता है, जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं, वो की एरियाज़ पे फोकस करते हैं, और ऑटोमेटिक सारा मैनेजमेंट क्या हो जाता है? बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है, कैसे होता है बच्चे? देखो, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट, जब हम स्मॉल पार्ट्स में एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को एक्टिविटीज़ हैंड ओवर कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं कि आप इन एक्टिविटीज़ को अपने लेवल पर, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करो। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं उन एक्टिविटीज़ में अपने टैलेंट को शो करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉयज़ का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और जब एम्प्लॉयज़ ऐसा कर रहे हैं, अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो हम फ्यूचर के लिए कुछ मैनेजर्स भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज़ उसमें ऐसे होंगे जो बेस्ट टैलेंट देंगे, अपना बेस्ट स्किल्स को यूज़ करते हुए वर्क परफॉर्मेंस देंगे, और जो हमारे फ्यूचर में क्या बनेंगे? मैनेजर्स बनेंगे। नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हो, अथॉरिटीज़ देते हो, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्रिएट हो जाता है? बिलोंगिंगनेस क्रिएट हो जाता है, जिसके साथ हमारा जितना ज़्यादा रिलेशन होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा बिलोंगिंगनेस होती है, हम उसके लिए उतना ही पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, उतना ही बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटीज़ देते हैं, तो उनकी बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है। उनको ये लगता है कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमें भी कुछ डिसीजन टेकिंग पावर्स दी गई हैं, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बेस्ट करने की सोचते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो मॉनेटरी मोटिवेशन को बेस्ट मानते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस को बेस्ट मानते हैं। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चे, ये ग्रोथ जो है, ग्रोथ एक अकेला वर्ड नहीं है, सिंगल वर्ड की फॉर्म में आपने इस ग्रोथ को यूज़ नहीं करना। ग्रोथ जो है वो बहुत सारे वेज में होती है। 3 वेज में हम मेनली ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वे हम लेते हैं इसमें एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन मीन्स टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर आप अपने बिजनेस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब कि पहले आपकी 5 ब्रांचेज हैं, अब आपने 10 ब्रांचेज और ओपन कर दी हैं, 15 ब्रांचेज और ओपन कर दी हैं, ठीक है, तो आप अपने बिजनेस को क्या कर रहे हो? एक्सपेंड कर रहे हो। तो इट मीन्स आपके बिजनेस का क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और ये सब कुछ कब पॉसिबल होता है? जब हम अपने रूटीन एक्टिविटीज़ को अपने सबऑर्डिनेट्स को हैंड ओवर करते हैं और खुद की एरियाज़ के ऊपर फोकस करते हैं, तभी हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते।
ग्रोथ के सेकेंड एस्पेक्ट में आपने लेना है मॉडर्नाइजेशन को। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है कि हमने ओल्ड टेक्निक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, न्यू टेक्निक से। जब आप ओल्ड टेक्निक्स को छोड़ रहे हो, उनके प्लेस पर न्यू टेक्निक्स को ले रहे हो, तो इट मीन्स आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और वो कब होगा, जब हमारा टॉप लेवल इसकी तरफ फोकस कर पाएगा। और वो कब फोकस करेगा, जब अपने रूटीन टास्क को क्या कर देगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को हैंड ओवर कर देगा। Last one is diversification. Diversification means to deal in the business of many products instead of a single product. अगर आप सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आपको लगता है कि हमारे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, हमें अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है, तो हम अपने बिजनेस को थोड़ा सा ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, और उस स्टेज पर हम ये सोचते हैं कि हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। क्यों ना हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, हम एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बनाएं, मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करें, तो हमारा बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ के पाथ पर जाएगा। और ऐसा कब होता है, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ पावर्स देते हैं, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि वह होल जॉब को, होल टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद उनको एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को हैंड ओवर करते हैं, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम अपने बिजनेस को ग्रोथ के पाथ पर ले जाएं। तो यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो आपकी हेल्प करती है आपके बिजनेस को ग्रोथ के पाथ पर ले जाने में। यानी कि अगर आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, उसका मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बड़ा हेल्पिंग टूल जो है वो रहता है क्या, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अब मैनेजमेंट का बेस क्या होता है, ठीक है, मैनेजमेंट का बेस होता है, मैनेजमेंट के पिलर्स होते हैं उसके 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब वो लेवल्स कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है, वो लेवल्स क्रिएट होते हैं सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जब एस्टैब्लिश होती है तो ऑटोमेटिक वो लेवल्स क्रिएट हो जाती हैं। और सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती ही कहाँ है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में वो एस्टैब्लिश होती है। और वो कब एस्टैब्लिश होती है, जब हम अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंड ओवर करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। लास्ट वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स जो है प्रॉपर तालमेल बिठाना, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उन सब में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब आपने एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय की पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे रिलेटेड उसे अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी दे दी, ठीक है, उसकी ड्यूटीज़, उसके टास्क, उसकी पावर, सब कुछ आपने क्लियरली सेट कर दिया, यानी कि हर पिक्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल क्लियर है कि किस लेवल पर रहने वाला कौन सा एम्प्लॉय कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उसको क्या पावर्स मिली हुई हैं, ठीक है, किसने काम करने के बाद किससे चेक करवाना है, किसको हैंड ओवर करना है, कौन किसको कंट्रोल करेगा। तो ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन क्या रहेगा, बेटर रहेगा। और इस बेटर कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ना तो एक्टिविटीज़ रिपीट होती हैं और ना ही उनकी ओवरलैपिंग होती है और ना ही वेस्टफुल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस में कंडक्ट होती हैं। तो बच्चे ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें ये शो करते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पॉर्टेंस है, वाई वी नीड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट इफेक्टिव हो, फ्यूचर के लिए कुछ मैनेजर्स हम ऑलरेडी तैयार कर लें, एम्प्लॉयज़ की बिलोंगिंगनेस इंक्रीज हो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ के पाथ पर ले जा सकें, मैनेजमेंट को एक बेस मिल सके ताकि उस बेस की हेल्प से हम प्रॉपर सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकें, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज़ में, हमारे तीनों लेवल्स में प्रॉपर क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, जिसकी वजह से कोई भी ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ की ना हो, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ ना हो। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसे यूज़ करना होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को। The next topic is principle of absoluteness of accountability. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो हमारा रहता है एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेस पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी काम करता है। अब क्या ये प्रिंसिपल क्या कहता है हमें, Delegation is a very important process to carry on the work systematically in the organization.
but delegation is not a process of abdication, which means accountability is absolute. It can never be passed or delegated. After creating accountability on subordinates, the superior are also accountable. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने रीड की हैं बच्चे. क्या कहा जा रहा है यहाँ कि डेलीगेशन जो है एक प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसकी वजह से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो सिस्टमेटिक वे में चलता है. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि बट डेलीगेशन इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ एब्डिकेशन. यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि डेलीगेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम सारी की सारी जो अपनी पावर्स हैं, जो अपनी जिम्मेवारियां हैं, ठीक है, उनको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं. विच मीन्स अकाउंटेबिलिटी इज absolute also remain, which means accountability is absolute. ठीक है, कि मतलब कहने का है बच्चे कि हम डेलीगेशन जब करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने अपनी सारी की सारी पावर्स का सेक्रीफाइस कर दिया है. इट कैन नेवर बी पास्ड और डेलीगेटेड. हम अपनी सारी पावर्स को कभी भी ट्रांसफर नहीं करते हैं. कुछ मेन पावर्स को हम अपने पास रखते हैं, जो क्रूशियल एरियाज हैं, जो की एरियाज हैं, उनको हम अपने पास ही रखते हैं ताकि मेन फोकस उन पे किया जा सके. आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबॉर्डिनेट, द सुपीरियर्स आल्सो रिमेन अकाउंटेबल. चाहे हमने बहुत सारी पावर्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सबॉर्डिनेट्स को हैंड ओवर कर दी हैं, फिर भी जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसकी रहती है? सुपीरियर्स की रहती है. सीनियर्स also accountable for the every work performance of the subordinates. सीनियर पर्सन हमेशा अपने अंडर काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स की हर एक्टिविटी के लिए क्या रहते हैं? रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. ठीक है, यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, जो हमें ये कहता है कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी दोनों को आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी जो है वो किसकी रहती है? ऑलवेज सुपीरियर्स की रहती है. द सुपीरियर्स आल्सो रिमेन अकाउंटेबल आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबॉर्डिनेट्स. चाहे आपने अपने सबॉर्डिनेट्स को अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी है, फिर भी कौन जिम्मेवार रहेगा, कौन आंसरेबल रहेगा? सुपीरियर्स आंसरेबल रहेंगे ही रहेंगे. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करता है. एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं. इफ ए सेल्स मैनेजर इज असाइंड ए टारगेट ऑफ सेलिंग 1000 यूनिट इन 1 month, he divided this target among the 5 salesmen working under him. One of the salesmen fell sick, so at the end of 1 month only 800 units could be sold. In such a situation, the accountability lies with the manager, although he has delegated or passed this target to his subordinates. अब देखो क्या कह रहा है हमारा एग्जाम्पल कि एक सेल्स मैनेजर को 1000 यूनिट्स जो हैं सेल करने का टारगेट दिया गया है. उसने इस टारगेट को डिवाइड कर दिया अमंग द सबॉर्डिनेट्स. उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को कहा कि 1000 यूनिट्स हमने इस मंथ के एंड तक सेल करने हैं. 5 सेल्समैन उसने इस पर्पस के लिए अपॉइंट कर लिए. उन सेल्समैन ने इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के लिए एफर्ट्स भी किए, बट उनमें से एक सेल्समैन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहा, उसके हेल्थ इश्यूज हो गए और वो अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया. और फाइनली जब हमने चेक किया तो एट द एंड ऑफ द मंथ हम कितने यूनिट सेल कर पाए थे? 800 यूनिट सेल कर पाए थे. यानी कि 200 यूनिट्स की क्या आ रही थी? डेविएशन आ रही थी. अब आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? इन सच ए सिचुएशन the accountability lies with the manager, although he has delegated or passed this target to his subordinates. अब यहाँ पर क्या सिचुएशन आ रही है कि मैनेजर ने तो 1000 यूनिट का उसका टारगेट था, उसने उसे किस में डिवाइड कर दिया? 5 एम्प्लॉइज में डिवाइड कर दिया, यानी कि वो डेलीगेट कर चुका है. ठीक है, सारा का सारा टारगेट वो अपने एम्प्लॉइज को पास ऑन कर चुका है. बट बाय पासिंग और डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कैन नॉट गेट रिड ऑफ अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी है, लेकिन
उसे छुटकारा नहीं मिला है किससे, अकाउंटेबिलिटी से। वो अकाउंटेबिलिटी से नहीं छूट सकता, अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज उसके साथ रहेगी ही रहेगी। ही शुड हैव चेक्ड इन बिटवीन and supervised from time to time whether the work is going in right direction or not and take timely action। अब सीनियर की जो सुपीरियर था, जिसको 1000 यूनिट सेल करने का टारगेट दिया गया था, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम चेक करे, ठीक है। 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद नहीं चेक करना, उसे डेली चेक करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ कितना काम आज की डेट में होना चाहिए था उतना कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसे जैसे ही दिख रहा है कि हमारा एक एम्प्लॉय जो है वो हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहा है, उसकी जो है तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो उसे फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। दूसरे एम्प्लॉयज़ का क्या कर देना चाहिए, टारगेट बढ़ा देना चाहिए कि उसका काम भी आप ही करोगे, ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हमारा 1000 यूनिट्स का जो टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और वही सिचुएशन में हुआ, हमारे मैनेजर ने इन बिटवीन चेक ही नहीं किया, उसने मंथ के एंड में चेक किया, देखा गया कि हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो बीच में ही चेक कर लेता तो टाइमली कोई एक्शन लिया जा सकता था, या तो टारगेट को डिक्रीज किया जा सकता था, या जो अदर 4 सेल्समैन थे उनके टारगेट को इंक्रीज किया जा सकता था, ठीक है। टाइमली कुछ ना कुछ एक्शन हो जाता। अब इस केस में सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, सेल्स मैनेजर की रहेगी, सेल्स मैन की नहीं रहेगी। जो 5 सेल्समैन थे उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स किए, ठीक है। 5 में से 1 जो है वो हेल्थ इश्यूज में चला गया, ठीक है, और 4 जो है उन्होंने अपने जो टारगेट को अचीव करके उन्हें दे दिया। अब अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी यहाँ पर, सेल्स मैनेजर की रहेगी। वही अकाउंटेबल होगा, वही आंसरेबल होगा किसके लिए, कि उसका काम टाइमली और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सका है। यानी कि हम ये कहेंगे फाइनली स्टूडेंट्स कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट हम अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। जो आंसरेबल होगा वो कौन होगा, वो हमारा सुपीरियर ही होगा। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कंसेप्ट किया, उसके एलिमेंट्स किए, ठीक है, फिर हमने उसका प्रोसेस डिस्कस किया, एंड देन लास्ट में हमने उसकी इम्पॉर्टेंस के साथ एक प्रिंसिपल भी डिस्कस किया, जिस प्रिंसिपल के ऊपर हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेस है। दैट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि हमेशा अकाउंटेबिलिटी किसकी रहती है, सुपीरियर्स की रहती है। चाहे हम अपने सबऑर्डिनेट्स को भी आंसरेबल बना सकते हैं, उनको भी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करके दे सकते हैं, लेकिन जो ऑल ओवर अकाउंटेबिलिटी है, ऑल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी रहती है, हमारे सीनियर्स की रहती है, सुपीरियर्स की रहती है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।